आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं अब आपको सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और आपको मैंने सामाजिक विज्ञान की सबसे फर्स्ट वीडियो उपलब्ध कराई है, जिसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के 54 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। आप उन प्रश्नों की सीरीज से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप जरूर देख लें और अपनी नोट्स भी बनाते जाएं, क्योंकि अब आपको मैं सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराऊंगा, जो कि आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसे प्रश्न बताऊंगा आपको जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं इकाई 2, जो कि समकालीन भारत का भूगोल से रिलेटेड है, जिसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किए हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने मित्रों में, साथ ही आप अपनी नोट्स भी बनाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और आपके मन मस्तिष्क में आज के ये प्रश्न उतार दूंगा मैं, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहां पर आप देख पाएंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। यहां पर पहला विकल्प है, यानी पहला ए वाला ऑप्शन है लैटेराइट मृदा, बी ऑप्शन है काली मृदा, सी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा और डी ऑप्शन है लाल और पीली मृदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। सी वाला ऑप्शन सही है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी भी मानी जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यहां पर पहला ऑप्शन है 43%, बी वाला ऑप्शन है 30%, सी वाला ऑप्शन है 27% और डी वाला ऑप्शन है 46%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? ए वाला ऑप्शन सही है 43%। और इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोट्स पर। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? पहला विकल्प है जलोढ़, दूसरा विकल्प है काली, तीसरा विकल्प है लैटेराइट और चौथा विकल्प है लाल व पीली मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? भारत में किस प्रकार की या किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ए वाला ऑप्शन जलोढ़ मृदा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है लाल, बी वाला ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है पीला और डी ऑप्शन है भूरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है काली या रेगुर मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? पहला विकल्प है काली मिट्टी, दूसरा विकल्प है लाल मिट्टी, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उचित मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन यहाँ पर झारखंड, बी वाला ऑप्शन है गुजरात, सी वाला ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है बिहार। तो दिए गए विकल्पों में से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला है प्रश्न यहाँ पर, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है हिमनद, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है पशुचारण। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जल। जल एक ऐसा साधन है जिसके कारण पर्वतों पर मृदा अपरदन की क्रिया पूरी होती है। और अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चट्टानें, बी वाला ऑप्शन है पशु, सी ऑप्शन है पौधे और डी ऑप्शन है मछलियाँ। तो निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? राइट आंसर हो जाएगा चट्टानें जो हैं कैसी संसाधन हैं? अजैविक संसाधन हैं, क्योंकि अजैविक संसाधन के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो पशु, पौधे और मछलियां ये सभी सजीव हैं और इनका विकास भी होता है, और चट्टानें यह निर्जीव की श्रेणी में आता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, भूमि एक डॉट डॉट संसाधन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, यानी रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? बी वाला ऑप्शन है मानव निर्मित, सी वाला ऑप्शन है सौर ऊर्जा से निर्मित और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि कैसा संसाधन है? जो धरती है यह कैसा संसाधन है? तो यह प्राकृतिक संसाधन है। इसे प्रकृति ने बनाया है, इसे मानव ने नहीं निर्मित किया और ना ही सौर ऊर्जा के द्वारा निर्मित हुई है। इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भरा क्या जाएगा? यानी राइट आंसर हो जाएगा भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला है प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है काली, दूसरा विकल्प है पीली, तीसरा विकल्प है लैटेराइट और चौथा विकल्प है सीमेंट। तो काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटेराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट जो होती है वह मिट्टी की श्रेणी में नहीं आती, अर्थात यह एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसलिए सही उत्तर क्या है? सीमेंट। अगला है प्रश्न, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। पहला विकल्प पर्वतीय मृदा, दूसरा विकल्प रेतीली मृदा और तीसरा विकल्प जलोढ़ मृदा, चौथा विकल्प काली मृदा। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है, या जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि जो जल के साथ बह कर आती है, जल को ओढ़ कर आती है, वही जलोढ़ मृदा कहलाती है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इन प्रश्नों को जरूर नोट करते जाइएगा। संसाधन से क्या अभिप्राय है? संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आसान, मानव के विभिन्न उद्देश्यों
एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले अथवा निवारण में योगदान देने वाले स्रोतों को संसाधन कहा जाता है। जिस भी साधन से मानव के विभिन्न उद्देश्य एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है अथवा किसी कठिनाई का निवारण हो जाता है अथवा निवारण में योगदान दे देती है जो वस्तु, वो क्या कहलाती है? वही संसाधन कहलाती है। जिस प्रकार से आप मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए आपका संसाधन क्या है? आपका मोबाइल फोन है। पढ़ाई का संसाधन क्या है? मोबाइल फोन है। और यहां पर अगला प्रश्न है, आपूर्ति संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो आपूर्ति संसाधन से क्या तात्पर्य है? वह संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, वह संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा जिनका उपयोग निरंतरता के साथ किया जा सकता है। वह संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा जिनका उपयोग निरंतरता अर्थात लगातार किया जा सकता है, आपूर्ति संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, जल कभी समाप्त नहीं होता। पवन अर्थात हवा कभी समाप्त नहीं होती। प्राकृतिक वनस्पति व सूर्य तप आदि, यानी सूर्य का जो ताप है, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। तो अगला है प्रश्न, काली मिट्टी की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यदि काली मिट्टी में पानी का संचार किया जाता है, यदि काली मिट्टी में पानी पहुंच जाता है तो उसमें नमी काफी दिनों तक बनी रहती है, यानी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और दूसरी विशेषता क्या है काली मिट्टी की, कि काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अभी मैंने बहुविकल्पी प्रश्न कराया भी है कि कपास के उत्पादन में, यानी कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रश्न कराने के साथ साथ आपको उत्तर ऐसे तरीके से बता रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक कारकों द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा यदि बाढ़ आ गई या तेज लू या आंधी चलने लगी, तो जब मृदा यानी मिट्टी उन्हीं कारणों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा या तेज आंधी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाती है, वही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक कारकों के द्वारा जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, वही मृदा का अपरदन कहलाता है। और ये सभी प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यानी बोर्ड परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें आ चुके हैं। इसलिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा कि जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा इनमें जीवन पाया जाता है। तथा जैव संसाधन में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु एवं वनस्पति। जैव संसाधन
जीव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा इनमें जीवन पाया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य और जीव जंतु तथा वनस्पति ये कैसे संसाधन हैं? जैव संसाधन हैं। निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं और जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे जैव संसाधन के रूप में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं या कहे जाते हैं, लेकिन यदि उनकी लकड़ी का इस्तेमाल हम मेज बनाने में करते हैं तो वह बनी हुई मेज किस प्रकार का संसाधन हो जाती है? वह हो जाती है अजैव संसाधन। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे शैल और खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं ये निर्जीव होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कैसे संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ साझा करूंगा तमाम वीडियोज के द्वारा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में सूचित करते रहिए। तो यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि में निरंतर फसलें उगाना। भूमि में निरंतर फसलें उगाने से भूमि का निम्नीकरण होता है और वृक्षों का कटान करना। और यदि हम वृक्षों का ज्यादा कटान करते हैं, वृक्षों को ज्यादा काटते हैं तो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? पहला है वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटान। वृक्षों का अविवेकपूर्ण यानी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिस कारण से मृदा अपरदन में वृद्धि हुई है। दूसरा कारण है वानस्पतिक क्षेत्र का विस्तार अर्थात फैलाव घटना। और वानस्पतिक जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार अथवा फैलाव घट रहा है क्योंकि वृक्षों का तेजी से कटाव हो रहा है तो वनस्पतियां भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं जिस कारण मृदा अपरदन हो रहा है। और अगला है यहाँ पर कारण वनों में आग लगना। और वनों में क्या हो रहा है? आपस में वृक्ष टकराते हैं गर्मियों के मौसम में जिस कारण से वहां आग लग जाती है और मृदा अपरदित हो जाती है अर्थात मृदा का अपरदन हो जाता है। अगला है मृदा अपरदन की क्रिया तीव्र करने वाली फसलों को उगाना। आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादा लोभ लालच के कारण हम क्या करते हैं? मृदा में अनेक प्रकार की कीटाणुनाशक, अनेक प्रकार की रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी फसलों का उत्पादन अधिक हो। और जिस कारण होता क्या है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे खेत की मृदा जो होती है वह क्या हो जाती है? वह बंजर होने लगती है, मृदा का अपरदन होने लगता है। यानी मृदा अपरदन की क्रिया तीव्र करने वाली फसलों को उगाना और तरह तरह की फसलों को उगाते हैं जिस कारण से मृदा अपरदित होती रहती है, मृदा नष्ट होती रहती है। और अगला है प्रश्न त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना। और जो हम फसल चक्र अपनाते हैं वह त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। और अगला है कारण क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना। और क्षेत्र ढलान की दिशा में हम कृषि कार्य करते हैं जिस कारण से मृदा अपरदन की क्रिया बढ़ती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है, मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। मृदा अपरदन रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आपको बताना है और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सुझाव क्या है? ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। यदि हम ढालू भूमि पर खेती करते हैं तो हमें सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। और दूसरा है उपाय यानी सुझाव, ढाल वाली भूमि की समोच्च
उच्च जुताई की जाए और जो ढाल वाली भूमि है उस भूमि की पूरी जुताई की जानी चाहिए। अगला सुझाव है जल प्रवाह तथा पवन संचार को कम करने के लिए रक्षक हरित पट्टियां बनाई जाएं। और अगला सुझाव है खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाएं। खेतों की मेड़ जो होती है वहां पर वृक्ष लगाना चाहिए। और अगला सुझाव क्या है कि पशु चारण पर रोक लगाई जाए। पशु चारण पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। मृदा अपरदन अर्थात भूक्षरण के कारण लिखिए। यानी मृदा अपरदन के कारण क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतों को जोत कर परता छोड़ देना। खेतों को हम क्या करते हैं, जोत देते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिस कारण से मृदा अपरदन की क्रिया होती है। कब? जब तेज हवाएं चलती हैं तो मृदा अर्थात धूल उड़कर एक खेत से दूसरे खेत की ओर उड़ जाती है और यही क्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतों में पशुओं को बेरोक टोक चराना। यदि हम खेतों में पशुओं को बेरोक टोक यानी ज्यादा पशुचारण कराते हैं तो इससे भी मृदा का अपरदन होता है। और अगला है खेतों की मेड़ बंदी ना करना। और यदि हम अपने खेतों पर मेड़ नहीं बांधते हैं यानी खेत के चारों तरफ मेड़ नहीं बांधते हैं तो मेड़ न होने के कारण मृदा का अपरदन होता है, अर्थात वह मृदा पानी के तेज बहाव के साथ दूसरी ओर चली जाती है। और अगला है यहाँ पर खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था ना करना, जिस कारण से भी मृदा अपरदन अर्थात भूक्षरण होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न यानी टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जो आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट्स पर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप 2023 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में यदि आप 70 में से 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं अर्थात 58 प्लस भी अंक आप लाना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें हमारे चैनल के साथ और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।